नाभिकीय भौतिकी के आज के जो हमारे अध्ययन बिंदु हैं वो हैं नाभिक का आकार तथा नाभिकीय घनत्व। यानी नाभिक का आकार किस विधि से प्राप्त किया गया है, किन किन विधियों से प्राप्त किया गया है, इसका प्रारूपिक मान लगभग कितना होता है तथा नाभिकीय घनत्व किस विधि से ज्ञात किया गया है, नाभिकीय घनत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है या नहीं करता है, इन बातों पे हमें इस लेसन में अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि नाभिक का जो आकार है उसकी साइज क्या है और किस प्रकार ज्ञात किया गया है। तो नाभिक के आकार का सर्वप्रथम आकलन रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन पर किए गए प्रयोगों की सहायता से किया गया। यहाँ पर जो नाभिक का आकार ज्ञात करते समय ये अजम्पशन माना गया है, ये परिकल्पना की गई है कि उक्त प्रकीर्णन में यानी एल्फा कण नाभिक में जो प्रकीर्णन हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, कोलिजन हो रही है, उसमें कूलॉम का नियम पूर्णतया वैध है। यानी कि कूलॉम के नियम का वोलेशन नहीं होता है, अर्थात कूलॉम के नियम का उपयोग करके ही हम नाभिक का जो प्रारूपिक आकार है उसका मान ज्ञात करने जा रहे हैं। यदि ज्ञात ऊर्जा का एक एल्फा कण जो कि शून्य टक्कर प्राचल यानी कि नाभिक के एकदम सीध में आए, और जब शून्य टक्कर प्राचल होता है तो प्रकीर्णन कोण होता है वो 180 का होता है, अर्थात 180 के प्रकीर्णन कोण पर सोने की पन्नी की तरफ आपतित कराया जाए। यानी कि ज्यों से संघट प्राचल कम होता है स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है। जब ज्यों ही संघट प्राचल शून्य हो जाएगा तो स्कैटरिंग एंगल है वो 180 हो जाएगा। यानी जिस पथ पे आया उसी पथ पर वो वापस लौट जाएगा। तो एल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान, अब चूंकि एल्फा कण है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, सौर नाभिक है उसका भी चार्ज पॉजिटिव है, तो जो एल्फा कण नाभिक की तरफ बढ़ेगा तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज होगी। अतः एल्फा कण तथा सौर नाभिक में स्थित धनावेश के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण कम हो जाता है, गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। एक निश्चित बिंदु पर चूंकि ये एल्फा कण का वेग है या उसकी गतिज ऊर्जा की बात करें धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक बिंदु पर जाके वेग क्षण भर के लिए शून्य हो जाएगा। तो निश्चित बिंदु पर एल्फा कण की समस्त गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि गतिज ऊर्जा शून्य और जो गतिज ऊर्जा प्रारंभ में थी उसके बराबर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तथा एल्फा कण क्षणिक रुकता है। इस स्थिति में सौर नाभिक तथा एल्फा कण के बीच की दूरी को नाभिक के आकार की ऊपरी सीमा कहा जा सकता है। अर्थात यह दूरी जहाँ पर एल्फा कण क्षण भर के लिए रुकता है तो हम कह सकते हैं कि जो एल्फा कण के स्कैटरिंग के कारण जो नाभिक की जो त्रिज्या है वो इस दूरी के बराबर या इससे कम होगी। अतः ये एल्फा कण तथा सौर नाभिक के बीच की न्यूनतम दूरी है। यदि इसका मान x हो तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, चूंकि हमने यहाँ इस संघट को प्रत्यास्थ माना गया है तो संघट प्रत्यास्थ होने पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संरक्षण के नियम का पालन होता है। अतः एल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर एल्फा कण की इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। अब इन दोनों के सूत्र लिखें हम तो 12mv0², ये एल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी और ये उस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा है। तो kZe नाभिक का आवेश सौर नाभिक का, 2e एल्फा कण का आवेश अपॉन x वह डिस्टेंस जहाँ पर एल्फा कण है वो क्षणिक मात्र रुकता है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, जिससे x बराबर आ गया k
ZE 2E अपॉन हाफ mv0 स्क्वायर। यहाँ पर 2E है वो अल्फा कण का आवेश है, ZE श्रवणनाभिक का आवेश है तथा माना यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अब हम एक प्रारूपिक वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं निकटतम उपगमन की दूरी का। तो मान लिया कि जो अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है हाफ mv0 उसको हमने 8 MeV मान लिया है उदाहरण के तौर पे। अतः जो निकटतम पहुंच की दूरी होगी, निकटतम पहुंच की दूरी x बराबर k की वैल्यू रख दी, श्रवणनाभिक का आवेश रख दिया, अल्फा कण का आवेश लिख दिया, यहाँ 8 MeV को जूल में कन्वर्ट करके रख दिया। अब जब इसके कैलकुलेशन करते हैं तो x बराबर आया 2.84 इंटू 10⁻⁻14 मीटर या 28.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी लिख सकते हैं। तो निकटतम पहुंच की दूरी 8 MeV वाले अल्फा कण के लिए प्राप्त हुई, x बराबर 28.4 फर्मी। अतः नाभिक का आकार इस उपगमन दूरी के बराबर होगा या इससे कम होगा। यहाँ तो इसके बराबर होगा सीमांत स्थिति में या फिर इससे कम होगा। अतः 8 MeV वाले यदि हम अल्फा कण से श्रवणनाभिक की त्रिज्या उसका आकार ज्ञात करना चाहें तो उसकी जो त्रिज्या है वो 28.4 फर्मी के बराबर या उससे कम होगी। चूँकि इस नियम में की गई गणना तथा प्रायोगिक परिणामों में प्राप्त अधिक प्रकीर्णन कोण, जब प्रकीर्णन कोण का मान अधिक होता है 135 या इससे अधिक पर असमानता पाई जाती है। तो ये जो असमानता है सैद्धांतिक तौर पर की गई गणना से विचलन यह दर्शाता है कि इन दूरियों पर अल्फा कण एक हल्के नाभिकों के मध्य कूलॉम प्रतिकर्षण का नियम कार्य नहीं करता। यानी कि जब स्कैटरिंग एंगल 135 या इससे अधिक होता है तो जो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मान हमें प्राप्त होते हैं उनमें जो विचलन है वो विचलन ये बताता है कि अल्फा कण और यदि हल्का नाभिक लें तो उनके मध्य जो कूलॉम प्रतिकर्षण बल है वो परफेक्ट रूप से कार्य नहीं करता, अपितु अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लग जाता है, नाभिकीय प्रबल नाभिकीय बल कार्य करने लग जाता है कम दूरियों पे। अतः इससे बात की पुष्टि होती है कि नाभिक का काल्पनिक त्रिज्या RC के अंदर जो कूलॉम फोर्स से हमने त्रिज्या निकाली है RC, उसके अंदर उससे कम दूरियों पर कूलॉम नियम कार्य नहीं करता है तथा इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा का मान कूलॉम प्रतिकर्षण बल से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाता है। यदि चित्र के रूप में हमें ग्राफ के रूप में दर्शाना है तो y एक्सिस पे हमने स्थितिज ऊर्जा ले ली, x एक्सिस पे दूरी ले ली है। तो ये जो दूरी है RC यानी वह दूरी जिसके बाद कूलॉम बल परफेक्ट रूप से कार्य करता है और उसके अंदर परफेक्ट रूप से कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार का ग्राफ आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी सरफेस पे मैक्सिमम, और जो ही RC से कम दूरी पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी जो कूलॉम बल से प्राप्त होती है उसका मान प्रॉपर प्राप्त नहीं होता है, वो विचलन शो करती है। अतः अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा का मान R greater than RC पर कूलॉम के नियम अनुसार होता है तथा R less than RC पर नाभिकीय बलों के अनुसार कार्य करती है। अतः RC पर बाउंड्री वैल्यू RC पर स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी K Z1E Z2E अपॉन
RC यहाँ पर Z1E को हमने अल्फा कण का आवेश लिया है, Z2E को हल्के नाभिक का आवेश लिया है। अतः यदि नाभिक के घनत्व को स्थिर माना जाए, मान लिया कि हमने सपोज कर लिया कि जो नाभिक का घनत्व है वो स्थिर है, तो नाभिक की त्रिज्या है उसको निम्न आनुभाविक सूत्र से दिया जाता है कि RC बराबर R0 a⁻1/3। इस सूत्र को व्युत्पन्न करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है, ये बात माना गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन समान आकार के हैं तथा असंपीड्य कण हैं। इनकी त्रिज्या R0 है तथा नाभिक गोलाकार है। यानी कि ये जो सूत्र RC बराबर R0 a⁻1/3 डिराइव किया है, उनमें इन बातों का अजम्पशन माना गया है कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान आकार के हैं, असंपीड्य हैं तथा नाभिक है वो गोलाकार आकार का है। अतः यदि नाभिक की त्रिज्या R मानी जाए तो नाभिक का जो आयतन होता है, अब नाभिक को हमने गोलाकार माना है और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो उस नाभिक का आयतन जिसकी त्रिज्या R है 4π/3 r³ ले लेंगे। यदि A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, तो हम आयतन को लिख सकते हैं 4/3 πr³ की जगह R0³ और उनकी संख्या, कितने न्यूक्लियॉन उपस्थित हैं उनकी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। चूँकि ये दोनों एक ही राशि को व्यक्त कर रहे हैं, तो यदि इन दोनों को हम बराबर करें तो क्या बचता है, R³ बराबर R0³ a, जिससे R बराबर R0 a⁻1/3। यानी कि जो नाभिकों की त्रिज्या है वो इस सूत्र के अनुसार वेरी करती है। यदि हम यहाँ मान लें हाइड्रोजन की बात करें जिसके लिए A1 है, या प्रोटॉन की बात करें तथा किसी नाभिक के लिए बात करें जिसका द्रव्यमान संख्या 216 है, तो दोनों की जो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा R बराबर R0 ही हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और जिस नाभिक के लिए 216 है उसके लिए R बराबर एक ही जगह हम 216 लिख कर 1/3 करेंगे तो 6 आएगा, तो R बराबर 6 R0 होगा। तो हम लगभग ये कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्याओं का जो वेरिएशन है वो R0 से लेकर लगभग 7 R0 तक होता है। ये जो R की वैल्यू है ये R0 से लेकर लगभग 7 R0 तक होती है। यानी कि समस्त नाभिकों की जो त्रिज्या है वो R0 से लेकर 7 R0 के मध्य एग्जिस्ट करती है। हमारा अगला बिंदु है कि जो नाभिक है जिसको हमने असंपीड्य माना है, गोलाकार माना है, तो उसका घनत्व क्या होगा। तो चूँकि घनत्व होता है तो नाभिक के घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान अपॉन नाभिक का आयतन। अब नाभिक का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान संख्या इनटू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब ये वैल्यू हमने यहाँ रखी क्योंकि और यहाँ पर R0 की वैल्यू हम प्रारूपिक वैल्यू 1.3 × 10⁻15 मीटर ले रहे हैं। अतः नाभिक की घनत्व बराबर A गुणा प्रोटॉन का मास अपॉन 4π/3 R0³ A kg/m³। A से A कट गया और R0 की वैल्यू हमने 1.3 × 10⁻15 रखी, तो नाभिक की घनत्व बराबर 3 × 1.67 × 10⁻27 अपॉन 4 × 3.14 × 1.3 × 10⁻15 का होल क्यूब। जब इसको सोल्व किया जाता है, इसको सरल किया जाता है, तो नाभिक की घनत्व का मान लगभग
1.81 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आता है, जबकि जल का घनत्व 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होता है। अतः नाभिक का जो घनत्व है वो लगभग जल के घनत्व से 10⁻14 गुना 10⁻14 गुना ज़्यादा होता है। चूँकि इस घनत्व में कहीं भी एटम नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, एक नियत राशि है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान घनत्व है, नाभिक की घनत्व है, वो एक नियत राशि है, क्योंकि ये किसी चर राशि पर निर्भर नहीं कर रहा है, न द्रव्यमान संख्या पर निर्भर कर रहा है, न किसी और राशि पर निर्भर कर रहा है। अतः नाभिकों के लिए जो द्रव्यमान घनत्व का व्यंजक है, द्रव्यमान घनत्व है, वो अचर राशि प्राप्त होगी। थैंक यू।